गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने लेंथेनाइड तत्वों के ओल्ड मेथड के बारे में डिस्कस किया था कि हम किस तरह से लेंथेनाइड तत्वों को सेपरेट कर सकते हैं। और आज हम लेंथेनाइड तत्वों के जो पृथक्करण की विधियाँ देख रहे हैं वो मॉडर्न मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आज आयन विनिमय मेथड के बारे में बात करेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है उसके बारे में, और साथ में हम विलायक निष्कर्षण विधि क्या होती हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होते हैं, उन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। और अभी सबसे पहले हम आयन विनिमय मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में बात करते हैं। तो इस मेथड के अंदर मैं सबसे पहले आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये डायग्राम है। इस आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर हम एक कॉलम लेते हैं और इस कॉलम में रेजिन भरा हुआ रहता है जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक अथवा सल्फोनिक एसिड के ग्रुप लगे हुए रहते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो या तो कार्बोक्सिलिक का हो सकता है या फिर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप हो सकता है। और इसके ऊपर हम जो अपने लेंथेनाइड तत्व हैं उनका मिक्सर यहाँ पर डालते हैं और इसको बोलते हैं इल्यूट। ओके, और इसके बाद और ये क्या करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन डाल रहे हैं लेंथेनाइड तत्वों का वो इन H+ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके जो H+ है उनको रिप्लेस कर देता है, उनको हटा देता है। उसकी जगह ये जो लेंथेनम है उनके तत्व यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। और साथ में हम इसी के ऊपर सिट्रिक एसिड हुआ या फिर अमोनियम सिट्रेट हुआ, इनका हम बफर सॉल्यूशन डालते हैं। और ये क्या करता है कि इन जो लेंथेनम के तत्व हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और फिर जो H+ वापस रेजिन के साथ में जुड़ के वही रेजिन जो पहले वाला था वो वापस बन जाता है। और यहाँ पर जिसका जैसे हम लेंथेनाइड श्रेणी में लेफ्ट टू राइट चलते लेंथेनम आयन से अपन चल रहे हैं लुटेशियम की तरफ, तो यहाँ पर लेंथेनम से लुटेशियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इनका आकार क्या होता है, घटता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो लुटेशियम के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और लेंथेनम के साथ में ये सबसे वीक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस स्थिति में जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स हैं वो सबसे पहले इस जो ये कॉलम है उनके माध्यम से ये इल्यूट हो जाएगा और इल्यूट होकर निक्षालक द्रव के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम इन लेंथेनाइड तत्वों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इसी को की थ्योरी को पढ़ते हैं और इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं। आयन विनिमय मेथड क्या होते हैं? लेंथेनाइड पृथक्करण, जो लेंथेनाइड तत्वों के पृथक्करण का ये प्रभावी, इफेक्टिव और फास्ट मेथड है। और इसमें एक कॉलम होता है जो अभी हमने देखा था और जिसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन भरा हुआ रहता है। और इसमें इस रेजिन के साथ में कार्बोक्सिलिक अथवा सल्फोनिक जो अम्लीय समूह होते हैं वो इसके साथ लगे हुए रहते हैं। और इसमें जो H+ आयन प्रेजेंट होते हैं वो लेंथेनाइड तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। और इस प्रकार रेजिन का जो H+ आयन स्तंभ में बहकर विलयन के लेंथेनाइड तत्वों से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, बदल जाता है। तो ये लेंथेनम आयन है और यहाँ पर इस रेजिन के साथ में ये H+ आयन लगे हुए हैं और ये क्या करेगा, इनके साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखो रेजिन के साथ में लेंथेनाइड तत्व जुड़ गए और ये जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पर बाहर निकल गए हैं। तो इस तरह से ये जो लेंथेनम के आयन हैं उन्होंने क्या किया है कि रेजिन के साथ में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और रेजिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब इसके ऊपर हम वापस क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो कि स्तंभ में से हाइड्रोजन आयनों को जल से धोकर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, मुक्त कर देते हैं। और अभी इसी में साइट्रिक अम्ल हुआ व अमोनियम साइट्रेट का हम बफर सॉल्यूशन डालते हैं। तो ये क्या करता है कि लेंथेनाइड जो आयन होते हैं उनके साथ में ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है और इनके साथ में क्या बनाता है, लवण, साइट्रेट के लवण बना लेता है। ये इनके साथ में साइट्रेट के लवण बना लेता है। ये जो प्रोसेस होता है
रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो भिन्न भिन्न लैंथेनाइड तत्वों के साथ में इनकी जो गति होती है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। तो ये लैंथेनम के साथ में रेजिन के साथ में बना हुआ लैंथेनम का कॉम्प्लेक्स है। और अब हम क्या करते हैं, साइट्रेट का बफर सॉल्यूशन डाल रहे हैं और यह क्या करेगा कि साइट्रेट है वो लैंथेनम के साथ में जुड़ जाएगा। तो साइट्रेट के साथ लैंथेनम के कॉम्प्लेक्स हमें मिलते हैं और ये जो वहाँ के जो हाइड्रोजन थे वो वापस जो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस रेजिन के साथ में जुड़ जाएंगे। तो ये जो पहले वाला जो रेजिन है अपन को वापस मिल गया है और साइट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। जब साइट्रेट विलयन स्तंभ से नीचे आता है तो उसके साथ में लैंथेनाइड आयन भी भिन्न भिन्न गति के साथ में इसके साथ में क्या करेंगे, साइट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते जाते हैं। और बार बार अगर इसी तरह से हम बार बार यही काम करते हैं जिसे हम प्रक्षालन कहते हैं, प्रक्षालित करने पर लैंथेनाइड जो आयन है और स्तंभ से बाहर आ जाएंगे। कैल्शियम का आकार क्या होता है, यहाँ पर सबसे छोटा होता है और साइट्रेट आयनों के साथ में ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और जबकि जो लैंथेनम के जो आयन होते हैं इनका आकार बड़ा होने के कारण जो साइट्रेट होते हैं उनके साथ में ये दुर्बल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी वीक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देखो कि प्रबल संकुल जो शीघ्रता से विलयन में आ जाएंगे और जबकि दुर्बल संकुल थोड़े देरी से आएंगे, यानी कि रेजिन के साथ में ज़्यादा टाइम तक जुड़े हुए रहेंगे। और अतः स्तंभ के नीचे से पहले छोटे हुए भारी जो लैंथेनाइड के दनाइन के जो लैंथेनम है उनके साथ में जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं विलयन के साथ में सबसे पहले बाहर निकलेंगे। उसके बाद बड़े हुए धीरे धीरे क्रम से बड़े व कम भारी तत्व जो दनाइन के जो कॉम्प्लेक्स है वो निकलते जाएंगे और अंत में जो सबसे बड़ा आकार का जो जैसे लैंथेनम के साइट्रेट है वो सबसे हमें लास्ट में प्राप्त होता है और जिन्हें हम अलग अलग पात्रों में कलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम जो लैंथेनाइड तत्व है उनको हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये एक कॉलम होता है और इसमें रेजिन भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है, रेजिन भरा हुआ रहता है। और रेजिन के साथ में कौन जुड़ा रहेगा, या तो कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है या सल्फोनिक अम्ल का अम्लीय समूह हो सकता है। अब इसी के साथ में अपन जो लैंथेनम का जो सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें सारे तत्व प्रेजेंट है वो उनके आयनों का सॉल्यूशन लिया हमने और इस स्तंभ के अंदर ऊपर से डालते हैं। तो और फिर ऊपर से हम जो सिट्रिक एसिड हुआ या अमोनियम सिट्रेट का बफर सॉल्यूशन ऊपर से आप डालोगे तो उस स्थिति में ये क्या करेंगे, इनके जो रेजिन है और लैंथेनम के जो आयन के साथ में रेजिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं वो क्या करेंगे, लैंथेनम के साथ में ये सिट्रिक के एसिड के साथ जुड़ के वहाँ पर यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में ये जो इसके जो H+ आयन है वो यहाँ पर अलग सेपरेट हो जाएंगे, वो फिर वापस इसके रेजिन के साथ में जुड़ जाते हैं। और जैसे ये सिट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ वो स्ट्रॉन्ग होता है और ये वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे और जितना लैंथेनम का आकार छोटा है और तो उतना ही ये क्या करेगा, सिट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स आसानी से बना देते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये धीरे धीरे नीचे आएंगे और उस स्थिति में हम इनको अलग अलग पात्रों में कलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम लैंथेनाइड तत्वों को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसी को यहाँ समझाया हुआ है, ये एक रेजिन है और जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लैंथेनम है और इसके साथ में रेजिन के साथ में हाइड्रोजन आयन है और जैसे ये लैंथेनम के आयन लैंथेनम ऊपर से डाला था तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयनों को रिप्लेस करेंगे और ये जो लैंथेनम के आयन है वो इस रेजिन के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि इनके साथ में जुड़ गए हैं और ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गए, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखो कि हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये देखो इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने इनको अच्छे से जोड़ रखा है, दिख रहा है। और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ देखो जो लैंथेनम के साथ में रेजिन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनमें हम सिट्रेट यानी कि सिट्रिक एसिड के ये सॉल्यूशन डाल रहे हैं और यहाँ पर सिट्रेट ये क्या करेगा, लैंथेनम के साथ जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन आयन है वापस इस रेजिन के साथ में जुड़ जाएंगे। तो ये रेजिन हमें पहले वाला वापस प्राप्त हो गया, देखो ये पहले ऐसा था तो ये हमें वापस प्राप्त हो गया और ये लैंथेनम के स्टेट के साथ में कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है। तो
आई होप आपको ये आयन एक्सचेंज मेथड समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, विलायक निष्कर्षण मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जब कोई पदार्थ दो अविलेय इमिक्सिबल विलायकों के मध्य वितरित होता है तो एक साम्य स्थापित होता है और के एक डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है। विलेय की एक विलायक में सांद्रता अपॉन विलेय की दूसरे विलायक में सांद्रता यानी कि C1/C2 होता है। यदि ताप एवं विलेय की आणविक अवस्था समान रहे तो स्थिरांक के को हम वितरण गुणांक डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। विलायक जो निष्कर्षण से जो सेपरेट करने का आधार है वो किसी भी प्रावस्था में विलेय की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अतः इस विधि में लेंथेनाइड तत्व की दो विलायकों के मध्य वितरण गुणांक में अंतर का प्रयोग करते हुए इन लेंथेनाइड तत्वों को हम सेपरेट करते हैं, पृथक्करण करते हैं। जब लेंथेनाइड आयनों के सांद्र नाइट्रिक एसिड विलयन को किसी कार्बनिक विलायक जैसे ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट के साथ मिलाकर अच्छा सा उसको सेक कर लेते, हिलाते हैं और मिलाया जाता है तो कार्बनिक विलायकों में समस्त आयनों की भिन्न भिन्न विलेयता के कारण, जो डिफरेंट सोल्युबिलिटी के कारण, कुछ आयन इसमें शीघ्रता से विलय होकर पृथक सेपरेट हो जाते हैं। यद्यपि इनके जो वितरण गुणांक होते हैं उनके जो मान में हमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। जैसे लेंथेनम के नाइट्रेट हुए या गैडोलियम के नाइट्रेट की जो कंसंट्रेशन सांद्र HNO3 व ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट विलयन के मध्य हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को देखते हैं, वितरण गुणांक को देखते हैं तो इनका जो मान आता है 1:1.06 से होता है। ये देखो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अतः इस प्रयोग में हमें कई वितरणों के साथ में इनको दोहराना पड़ता है, यानी कि इस प्रोसेस को हमें बार बार करना पड़ता है और इसके लिए अनवरत विपरीत धारा उपकरण कंटिन्यूस काउंटर करंट एपरेटस का हम प्रयोग करते हैं। आजकल हम ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट के स्थान पर डाई-2-एथिल हेक्सिल फॉस्फोरिक एसिड को विलायक के रूप में काम लेते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।